पहले तो देखेंगे पावर माइनस में है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, पता ना ये चीज। 16/81, 6 और 10। मैं एक बार बताया था कौन सा चैप्टर है। चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 6 आ गया ट्रायंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, और चैप्टर 10 है हेरन्स फॉर्मूला। उससे रिलेटेड ये चैप्टर था, और वैसे ही हमने भी ये चैप्टर करे हैं, तो आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही करेंगे। जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3,4 फ्रॉम वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन मैंने भी दिया था, तुम्हें याद है जब पेपर लिया था, ये सेम क्वेश्चन मैंने भी दिया था। तो अब कितना सही है कितना गलत जस्टिन तुम्हें तो पता ही होगा, बाकी मैं फिर भी सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ, डिस्कस करके चेक कर लेना तुम्हारे कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। 3,4 पॉइंट क्या आता है, 1 2 3 1 2 3 4, ये हो गया 3,4 पॉइंट। अब क्या बोल क्या रखे कि इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। परपेंडिकुलर मतलब सीधा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल के साथ फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ये है, तो वाई एक्सिस का इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से ये बनेगा, वाई एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही बनेगा। और क्या क्या उसका डिस्टेंस है, 3 यूनिट्स। कैसे पता लगा 3 यूनिट्स, 1 2 3। तो मैंने तुम्हें ये भी बताया था, शॉर्टकट तरीका यही है कि अगर हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट वाला आंसर है, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट वाला आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। क्लियर है ए पार्ट। आगे देखो अब क्वेश्चन 2। एब्सिस ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एब्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में होता है। देखो ध्यान से, पॉजिटिव पॉजिटिव ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव ये थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आंसर हुआ इसका, फर्स्ट और फोर्थ, बी पार्ट। पेपर में डिस्कस तो कर रहा हूं पर तुम्हें ये क्वेश्चन दोबारा करने हैं, अभी होमवर्क भी होंगे तुम्हारे, ठीक है। फोटोकॉपी में दे दूंगा इसकी अभी। आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स, ये 5x है, ये 3x और ये 60 है, यही है ना। तो ये तीनों एंगल का सम कितना होता है बताओगे मुझे जरा, 180। रीजन बताओ क्यों 180 क्यों होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, करो सम। 5x + 3x + 60, 180 इज इक्वल टू हो गया 60 वाला के माइनस हुआ कितना आ गया, x की वैल्यू क्या हो गई, घटेगा डेसिमल में आएगा ये तो आंसर। कितना आ रहा है अभी, 60/4। आगे कितना हो गया, 15 15 बन रहा है, 7 मिनट में क्यों बनेगा, 120/8 2 4 6 32 15 ही तो बना। निकालना क्या हमें, x की वैल्यू निकालनी, 15 यहाँ पर है, तो नन ऑफ दीज आंसर, ठीक है। आगे बढ़े अब। तो ये चीज रिकॉर्ड तो हो रही है याद रखना, पर मैं तुम्हें लिखने को नहीं दूंगा, ये चीज तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये डिस्कस कर रहे हैं पेपर, करोगे तुम अपने आप ही। और साइंस के पेपर में भी तुमने मुझे आंसर्स बताने हैं ना लिख के, साइंस में 10th क्लास होता है, छोड़ो। The angles of a triangle are in ratio 3:5:7, then acute angle is, ट्रायंगल के 3 एंगल का रेशो में है, एक 3 है और एक 5 है और एक 7 है। रेशो में कैसे लेते हैं हम, तीनों का सम कितना होगा, 180 क्यों होगा, सम बता सकते हो निखिल। नहीं, ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल के एंगल, सारे एंगल का सम 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल डिस्कस कर रखा है हमने पहले भी ये। कितना हो गया, 15x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाय कितना बना, 12, x की वैल्यू 12 आ गई। अब अगर 3x को मल्टीप्लाई करें हम 12 से तो कितना आएगा, 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से कितना आएगा, और 7x को 12 से करेंगे तो 80, बोलेगा क्या है, देन एक्यूट एंगल इज, तो 60 36 84, ये तीनों एंगल है, ये तीनों ही एक्यूट माने जाएंगे, पर इन तीनों में से कौन सा पार्ट ऑप्शन में है ये बताओ, तो सी पार्ट आंसर। क्लियर है, जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं तुम ये अभी करोगे, फोटो कॉपी दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। सबको करना है, जिसका गलत है वो भी करेगा।
हाँ वो भी कर लेना, साथ साथ मैं डिस्कस भी करता जाता हूँ। ठीक है आगे देखो, और रेफरेंस लेने के लिए तुम चेक कर सकते हो बाद में, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है हमारी। ठीक है आगे देखो, क्वेश्चन है 5, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। 180 से बड़ा बट 360 से छोटा, कौन सा एंगल होता है? नहीं, रिफ्लेक्स होता है। 90 से बड़े को ऑब्ट्यूज कहते हैं, 180 से छोटा 90 से बड़े को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज। देख लो 0 से 90 कौन सा एंगल? एग्जैक्टली इक्वल टू 90, राइट एंगल। 90 से बड़ा कोई एंगल है, वो 90 से बड़ा है, 90 से लेकर 180 के बीच में कितना रहेगा? ऑब्ट्यूज। और 180 एग्जैक्ट होगा तो स्ट्रेट लाइन। इन्हें पे नहीं लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। 180 से बड़ा और 360 से छोटा तो रिफ्लेक्स आंसर आता है। रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स। और एग्जैक्ट 360 क्या होता है? सर्कल पे जो एंगल बनता है, होल एंगल। ठीक है ये तो लिख ही लो, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। पक्का आता है? अभी तो गलत तो तुम ही बस लोग बोल रहे थे, तुम्हारा सही था अन्ना। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम। तो कौन सा एंगल हो गया ये? रिफ्लेक्स। कहां पर है क्वेश्चन? हाँ डी पार्ट। द वैल्यू ऑफ 81/16 की पावर -3/4। पहले तो देखेंगे पावर माइनस में है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, पता ना ये चीज? 16/81 3/4, अंदर वाली चीज रेसिप्रोकल होती है तब पावर जाके पॉजिटिव बनती है, पावर रेसिप्रोकल नहीं होती। ठीक है अब जो भी नंबर तुम्हारे पास बड़ा है हम क्या करते हैं, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 की पावर 4, 81 का 3 की पावर 4। अभी 2/3 की होल पावर 4 हो जाएगी। हाँ तो होल पावर तो पहले बाहर तो लाए उसको, अब 3 बचेगा। 2/3 का होल पावर 3। तो आगे सॉल्व कर रखा है, सॉल्व कर रखा है। 8/27 आंसर आ गया। क्लियर हुआ? एवरी रैशनल नंबर इज द होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर होल नंबर माना जाता है? नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा रैशनल नंबर कौन सा होता है जो होल नंबर नहीं होगा? 1/2 एक रैशनल नंबर है और 1/2 एक होल नंबर नहीं है। रियल नंबर यस। नेचुरल नंबर 1/2 एक होल रैशनल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं है, 1/2 एक रैशनल नंबर है पर इंटीजर नहीं है। इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव विदाउट डेसिमल फॉर्म। समझने का तरीका तो बेस्ट यही है कि मैं एक सर्कल बनाया, तो जैसे तुम समझते हो एक पिक्चर में कौन कौन चीजें आ रही है, करवाया था। ये एक घर है, इस घर में रहते हैं सबसे पहले तो नेचुरल नंबर, तो इस गोले में नेचुरल नंबर ही आएंगे, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। ठीक है तो 1 से लेकर सारे इंफिनिटी तक हो गए, पर सिर्फ नेचुरल नंबर मींस जो डेसिमल वाले नहीं है, काउंटिंग नंबर्स। अब इस सर्कल में कौन आ रहे हैं? होल नंबर, और एक और चीज क्या आ जाएगी? जीरो। अब जीरो होल नंबर के सर्कल में तो आ रहा है पर नेचुरल नंबर से बाहर है। उसके बाद इंटीजर्स, तो होल नंबर वाले सारे आ गए, जीरो से लेकर इंफिनिटी पॉजिटिव वाले सारे आ गए। तो इंटीजर और होल नंबर में फर्क क्या है? नेगेटिव नंबर्स का। तो जीरो से जो पिछले नंबर्स बनते हैं नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, वो सारे नंबर इंटीजर में आगे पर होल नंबर के बाहर है। उसके बाद रैशनल नंबर, इरेशनल तो अलग से ले लिया जाएगा। इन सबको मिला के क्या बन जाता है? रियल नंबर। ये सबको मिला के बन जाएगा रियल नंबर। समझ आया? ये निखिल जरूर लिख लेना तुम भी, जैसे तुमने समझ करा हुआ मेरे साथ। लिख लो, पहले लिख लो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर होगा। ये क्यों हमारा रैशनल नंबर है? तो ये रियल नंबर के अंदर आ रहा है ना, तो हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर तो हुआ। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि रैशनल नंबर रियल नंबर होता है, होल नंबर कौन सा नंबर होता है, अलग टाइप से कंपैरिजन करा जाए, तो सबसे बढ़िया तरीका ही ये है, किसी के सर्कल में, किसी के घर में कोई अंदर एक चीज आ रही हो तो वो चीज उसके अंदर मानी जाती है। कहने का मतलब रियल नंबर में रैशनल नंबर आ रहा है तो हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर है। रैशनल नंबर में इंटीजर आ रहा है, यहां पर देखो ना, तो हर एक इंटीजर रैशनल नंबर भी है। होल नंबर इंटीजर के अंदर आ रहा है तो हर एक होल नंबर इंटीजर भी है। अब दूसरा उल्टा उल्टा क्वेश्चन देखो, होल नंबर के अंदर इंटीजर आ रहा है तो हर एक होल नंबर इंटीजर नहीं है। समझ आ गया? तो इससे बढ़िया तरीका नहीं है इसको आइडेंटिफाई करने का।
इरेशनल बिल्कुल अलग सा होता है, वो उससे रिलेटेड कुछ नहीं होता, बट इरेशनल रियल नंबर के अंदर ही आता है, लेकिन इरेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट तो है। ठीक है, आगे देखो, √3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। ये क्वेश्चन अंकित का भी आया था ना। √3 एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही है। जिसने वीडियोस देखी है अच्छे से उसको आइडिया है कि कौन सा पॉलिनोमियल होता है ये, बता सकते हो अर्नव? नहीं, पॉलिनोमियल पूछा है, पॉलिनोमियल। चलो पॉलिनोमियल में मोनोमियल, ये डिग्री की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स की बात नहीं कर रहे। क्वेश्चन क्या है, डिग्री क्या है। अगर यहाँ पर मैं एक्स की बात कर रहा हूँ तो इसकी डिग्री क्या है? 2x² डिग्री, 3x³ + 4x डिग्री। तो अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जिसके आगे कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, उसमें डिग्री क्या होती है? 0। कांस्टेंट नंबर, डिग्री कितनी हुई? 0। डिग्री कितनी हुई? तो एक कॉन्सेप्ट था, ये समझाया भी था मैंने, कि डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। उसको हम क्या कहते हैं? 0 पॉलिनोमियल। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। एक तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में फर्क पड़ा। देखो मैं यहाँ पर ना तुम्हें बता देता हूँ दोनों का डिफरेंस। 0 पॉलिनोमियल, ये लिख भी लेना। और आता है नेक्स्ट 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तुम्हारी बुक में भी था जब हमने चैप्टर करा था। ये वीडियो जल्दी देख कराओ, खत्म कर लीजिए ये वीडियोस पॉलिनोमियल्स की। तो ये भी टॉपिक करवाया हुआ उसमें। व्हाट इज द 0 पॉलिनोमियल, व्हाट इज द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल होता है ऐसा पॉलिनोमियल whose डिग्री इज इक्वल टू 0। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हुआ? अंकित तुम क्या गलत बता रहे हो, बता दो मैं तुम्हारा आंसर। तुम्हारी मिस्टेक है अंकित, बता रहा हूँ क्या मिस्टेक है। पॉलिनोमियल डिग्री इज 0 यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड अ 0 पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड अ 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आ गया? कोई भी कांस्टेंट टर्म 0 पॉलिनोमियल होती है, उसको कहा जाता है। एग्जांपल 5 एक कांस्टेंट नंबर है, तो 5 एक 0 पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 है। डिग्री 0 का मतलब उसके जो आगे वेरिएबल होगा, वेरिएबल कुछ दिखाई दे रहा है इसके आगे, तो अगर वेरिएबल मैं लगाऊं भी तो उसकी पावर 0 होगी। अगर वेरिएबल लगाता भी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? 0। तो ऐसे ही पाई, पाई एक कांस्टेंट नंबर है, √3 एक कांस्टेंट नंबर है ना? अब एक बार ये आ जाओ, यहाँ पर अंकित क्या कह रहा है उस पर ध्यान दो। अंकित ने बिल्कुल ही चीजें चेंज कर दी, सबसे बढ़िया तरीके से चैप्टर समझाया था, पर उसको समझ ही नहीं आ रहा है चैप्टर, मुझे लगता है। वो कह रहा है कि √3 के अंदर जो डिग्री होती है वो होती है 1/2। पहली बात तो अंकित, इसके अंदर ना बहुत सारी मिस्टेक्स है, तुम्हारी एक मिस्टेक नहीं है, और सबसे अच्छे तरीके से चैप्टर तुमने समझा था ये। क्या क्या मिस्टेक्स है सुनो ध्यान से। पहली मिस्टेक ये है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1/2 हो तो वो पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि पावर जो होती है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए पॉलिनोमियल की, फ्रैक्शन में तो होनी ही नहीं चाहिए। और ये जो हम पावर की बात करते हैं यानी डिग्री की बात करते हैं, डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर। क्या बोला मैंने? पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर होती है डिग्री। तो ये √3 वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड अल्फाबेट जिनकी वैल्यू वेरी करती है। तो इसके अगर कोई चीज वेरिएबल मल्टीप्लाई करना भी चाहे तो वेरिएबल क्या होगा? एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 क्या होता है? तो √3 × 1 हो जाएगा, अल्टीमेटली √3 ही रहा वो। समझ आई ये बात? तो यहाँ पर वेरिएबल तो है ही नहीं। अगर किसी भी नंबर के आगे वेरिएबल नहीं है तो उसका मतलब वो वेरिएबल हुआ होगा पर उसकी पावर 0 होगी, तभी तो इसको 0 पॉलिनोमियल कहा जाता है, तभी तो यहाँ पर डिग्री 0 होती है। और रही बात अगर मैं 1/2 की बात करूं तो 1/2 जो डिग्री होती है वो हम लेते हैं किसकी? वेरिएबल की। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1/2 में डिग्री ले रहा हूँ वेरिएबल की, तो यहाँ मैं बोल ही कर लेता रहा हूँ, क्योंकि मैं डिग्री ले ही नहीं सकता 1/2। किसी भी एक्स की पावर अगर 1/2 तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री की तो भाड़ में गई उसकी। समझ आई ये बात? डिग्री तो तभी डिसाइड करी जाएगी जब पॉलिनोमियल होगा वो, अदरवाइज डिग्री डिसाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तैयारी चल रही है अंकित की, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अब आता है क्वेश्चन 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का बोला है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताने जाता मैं तुम्हें। 0 पॉलिनोमियल तो मतलब वही होगा कि जिस ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, यानी जिसकी जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 0 हो। तो वेरिएबल लिखा नहीं होता एक्चुअल में, बिकॉज इनके आगे वेरिएबल कहाँ लिखा है। पर अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे? 5x⁴, πx⁴, √3x⁴, तो वेरिएबल गिवन होता ही नहीं है, 1 होगी। फिर 0 पावर हम लिखना पड़ेगा स्पेशली, 1 लिखते नहीं है, वो चलता है। अब 0 पॉलिनोमियल व्हेन p of x इज इक्वल टू 0। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होता कि ये लिखवाया भी था मैंने। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज वैल्यू ऑफ
एक्स और एनी वेरिएबल एक्स की वैल्यू या फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू एट विच पी ऑफ एक्स यानी पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। एक्स की ऐसी वैल्यू जो जब पुट करी जाएगी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो ये चीज नाम के हिसाब से तो सेम सेम दिखती है पर बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब बोला क्या गया है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो फॉर पॉलिनोमियल निकालो। कैसे निकालेंगे? जब भी किसी पॉलिनोमियल का हमें जीरो फॉर पॉलिनोमियल निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? 2 - 5x इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो फॉर पॉलिनोमियल निकालना तो कैसे निकालते हैं? पॉलिनोमियल को जीरो के ऊपर पुट कर दो और एक्स की वैल्यू निकाल दो। अगर मैं बोलूं x + 1 का जीरो फॉर पॉलिनोमियल क्या है, तुम क्या बोलोगे? -1। ऐसी x की वैल्यू जो पुट करने के बाद पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वो होता है जीरो फॉर पॉलिनोमियल। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया? करवाया भी हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ फिर? 2/5 नहीं, माइनस कट जाएगा ए पार्ट। आया समझ? तो जीरो फॉर पॉलिनोमियल ऐसा क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इसके। पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द जीरो फॉर पॉलिनोमियल और चेक वेदर इट इज अ जीरो फॉर पॉलिनोमियल और नॉट। चेक करने का मतलब ये होता है कि तुम्हें एक्स की वैल्यू गिवन है तो तुम पुट करके चेक करते हो कि पॉलिनोमियल में, जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ √3x + 1। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू दे दी -1/√3 और बोला गया है चेक करो कि ये जीरो फॉर पॉलिनोमियल है या नहीं। तो तुम क्या करोगे? तुम एक्स की वैल्यू -1/√3 आप पुट करोगे, करोगे ना पुट? √3 से √3 कट गया, -1 + 1, क्या आंसर आ गया? तो इसका मतलब हम बोलेंगे यस x इज इक्वल टू -1/√3 इज द जीरो फॉर पॉलिनोमियल। तो मतलब क्या हुआ जीरो फॉर पॉलिनोमियल का? ऐसी x की वैल्यू या फिर कोई और वेरिएबल की वैल्यू, जरूरी नहीं होता हर पर वेरिएबल x ही हो, ऐसी x की वैल्यू जो पुट करी जाएगी पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये पॉलिनोमियल है और बोला गया कि इसके जीरो फॉर पॉलिनोमियल निकालो। कैसे निकालते हैं जीरो फॉर पॉलिनोमियल? इक्वल टू 0 पुट करो और x की वैल्यू निकाल दो। अब क्या है हमारी x की वैल्यू? तो तुम्हें चेक भी करना हो कि ये जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? एक्स की जगह पे 2/5 पुट कर दिया, कट गया 5 से 5, क्या आंसर हुआ? हो गया ना 0। समझ आया ये बात? करोगे अपने आप। ये लिखो साइड वाला, ये जरूर लिखो। हाँ तो बाकी बच्चे लिखे ना, निखिल और करा होता ना, क्योंकि वीडियो में देखा था तुमने चैप्टर पर। लिखो जसमीन, ये वाला टॉपिक जरूरी है। और ये अंकित तुम्हें तो पक्का लिखना है, तुम तो भूल जाते हो, घर पे पढ़ते ही नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट टॉपिक अब देख लो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल था, जब भी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, उसमें एक ही जीरो निकलता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, इसमें 2 जीरोस निकलते हैं। तो 2 जीरोस यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम जीरो कैसे निकालते हैं? क्या मेथड होता है इसको सॉल्व करने का? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम उसके में फैक्टर बनाएंगे पहले। तो कैसे करें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो, ये और ये, इसके आगे क्या है 1, तो -6 × 1 -6। और वही दो नंबर जिनका मल्टीपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, कितना है ये? सोचो, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन हो -6 और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो +1। 3 - 2 = 1 और 3 × -2 = -6। समझ आ गया? x² + 3x - 2x -6 = 0। तो क्या करा हमने? 1x को लिख दिया, 3x - 2x। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है? वी जस्ट स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। देखो कैसे, 1x को स्प्लिट कर दिया 3x - 2x में। कैसे हुआ? अगर मैं 3x - 2x करता तो आंसर क्या आएगा? 1x। 1x ही तो है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या? वी स्प्लिट द मिडिल टर्म इनटू 2 पार्ट्स। समझ आई ये बात? अब क्या करेंगे? इनसे कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है? x + 3 बचेगा। इससे कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है? -2, तो x + 3 बचा। कैसे? -2 कॉमन निकाला तो माइनस का साइन तो बाहर आ गया। अब 6 में से 2 बाहर निकाला तो 2 डिवाइड करेंगे, कितना बचता है? तो x + 3 x - 2 = 0। ये चीज तो तुमने करी हुई है पहले भी, पर इसके आगे का पार्ट तुमने नहीं करा हुआ कभी भी। हमें वैल्यूज तो निकालनी है ना x की, तो तुम लिख दोगे 3 और -2 आ रही है x की वैल्यू, नहीं ये लिख दोगे 3 और -2 बी पार्ट। पर नहीं, जब दो मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल होता है
तो दोनों को जीरो के इक्वल पुट करना होता है, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, इसको भी जीरो के इक्वल पुट करेंगे, एक एक करके, वन बाय वन। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें आरडी में करवाया था, मुझे अच्छे से याद है। और तुमने पूछा था किसी एक बच्चे ने, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़े ना आते हैं पेपर में, आ गए जिसके भी आए हैं, आ तो गए। दोनों को जीरो के इक्वल पुट करो ऐसे। तुम एक नॉर्मल सी चीज बताओ, अगर a इंटू बी जीरो के इक्वल है, अगर है a इंटू बी जीरो के इक्वल, ध्यान से देखो बोर्ड पे इंपॉर्टेंट चीजें चल रही क्लास में आज। a इंटू बी जीरो के इक्वल है अगर, तो या तो a जीरो के इक्वल होगा, या b जीरो के इक्वल होगा, या दोनों जीरो के इक्वल होंगे, होंगे ना। तो a क्या है यहाँ पर, पहली टर्म x प्लस थ्री, जीरो के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू क्या आ गई। अब यहाँ पर x प्लस एक्स माइनस टू जीरो के इक्वल पुट करा था, प्लस टू, तो आंसर क्या हुआ, 2 माइनस थ्री, सी पार्ट। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी मैं इरेज कर रहा हूँ बार बार, ताकि तुम लिखो ना, सॉल्व करो इसको अपने आप। हाँ होना तो ये 1 मार्क के एमसीक्यू सारे। तो अब दो क्वेश्चन करते हैं दोनों, ये 12th तक क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, वन पेज बाय पेज करते हैं, वन पेज खत्म तो 12th तक करो पहले, फिर नेक्स्ट पेज के समझाऊंगा, फिर वो करना। इन ट्रायंगल एबीसी गिवन बेस 12 हाइट 5 देन एरिया। एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें बेस कितनी है और हाइट कितनी है, हाइट ऐसी होती है 90 डिग्री वाली एंगल वाली, तो क्या निकालना है, एरिया। जब बेस और हाइट गिवन होते हैं तो हेरेंस फॉर्मूला लगाना होता है, क्या लगाना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तीन तरीके होते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के, बताया था, पहला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दूसरा हेरेंस फॉर्मूला, तीसरा अगर तुम्हें यहाँ पर हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो एक्स वाई में, तो वो तुम 10th क्लास या 11th क्लास में सीखते हो, ठीक है। और भी तरीके बन सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस कितना है, कितना हो गया, बिल्कुल सही आंसर। दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, ये नेक्स्ट वाला बाद में करेंगे, पहले 11 तक करो, ठीक है।